अब हम नए ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ब्रोकर से व्यापार शुरू। ठीक है, यहाँ असेट्स कौन सा है हमारा? कैश। ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कैश जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो while we starting the business and investing anything, then that is called as capital। तो यहाँ हमारा जो कैश है 50,000, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक तरह का कैपिटल है। तो हम पहले यहाँ ट्रांजेक्शन लिख देंगे। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। अब कैश हमारा असेट से, इसलिए असेट्स के नीचे हम क्या लिखेंगे? कैश। ठीक है, और ये हमारा क्या है? कैपिटल भी है। कितना है? 50,000। ठीक है, 50,000 है। तो कैश के साथ में कैश के नीचे हम लिखेंगे 50,000 और कैपिटल के नीचे भी कितना आ जाएगा? 50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए 10,000 रुपीज़। ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए 10,000 रुपीज़। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब सिंपल सी बात है, आप 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा कर रहे हैं तो आपका कैश तो कम हो जाएगा। तो कैश आपका कितना कम हो जाएगा? 10,000, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। ठीक है, बट अब जो बैंक में जो पैसे आप जमा कर रहे हैं वो भी किसके हैं? बिजनेस के ही है। मतलब वो भी बिजनेस की क्या है? एक तरह की संपत्ति है, असेट से। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? असेट्स के नीचे बैंक लिख देंगे और यहाँ हम प्लस क्या कर देंगे? 10,000। मतलब कैश के रूप में 10,000 रुपीज़ कम हो रहे हैं, बट वो जो है बैंक अकाउंट में बैंक के रूप में क्या हो रहे हैं? यहाँ पे 10,000 प्लस हो रहे हैं। कैश के आपके पास से कैश तो जा रहा है, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, तो बिज़नेस का कैश कम हो गया, लेकिन बिज़नेस के बैंक अकाउंट में क्या हो गया? 10,000 जमा हो गए। तो वो भी बिज़नेस के ही यूज़ के लिए होंगे और बिज़नेस की ही संपत्ति कहलाएगी। इसलिए यहाँ हम असेट्स के नीचे ही क्या लिख देंगे? बैंक लिख देंगे। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये 10,000 कहाँ गए हैं? बैंक में गए हैं। और भी कुछ भी चुकाना बाकी नहीं है, इसलिए लायबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं होगा और कैपिटल पे इसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ आप चाहे तो बाद में ज़ीरो लगा सकते हैं। नई इक्वेशन बना देंगे हम, क्योंकि 2 ट्रांजेक्शन के बाद हम नई इक्वेशन बना देते हैं। तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी। 50,000 कैश था, उसमें से 10,000 बैंक में चले गया, तो कैश कितना बचा? 40,000। बैंक में भी कितने हैं? 10,000। ठीक है, लायबिलिटी नहीं है कुछ भी अभी, और कैपिटल हमारा उतना ही है 50,000। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे। तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, निजी उपयोग के लिए निकाले। अब मैंने आपको पहले बताया था, जब ओनर निजी उपयोग के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकालता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं, और हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? आहरण। ठीक है, तो मतलब यहाँ ओनर ने 2,000 रुपीज़ निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहाँ पे ओनर ने क्या करा था? कैश लगाया था बिजनेस में, तो हमने उसको कैपिटल माना था। ठीक है, तो वैसे ही अगर ओनर निकालेगा तो ये कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 2,000 रुपीज़ यहाँ पे निकाल रहा है। पहले हम यहाँ ट्रांजेक्शन लिख देंगे, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब क्योंकि वो कैश निकाल रहा है तो कैश में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, तो 2,000 माइनस हो जाएंगे कैश से। ठीक है, बैंक में कोई फ़र्क नहीं है, लायबिलिटी में भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि कैपिटल यहाँ लगाया था 50, यहाँ कैश लगाया था बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश आया था और कैपिटल आया था। सिमिलरली अगर ओनर बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस में कैश और कैपिटल आता है। वैसे ही अगर ओनर निकालेगा तो कैश तो कम होगा ही होगा, साथ में कैपिटल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ उसने 50,000 लगाए ज़रूर थे, लेकिन 2,000 क्या कर लिए? बाद में पर्सनल यूज़ के लिए निकाल दिए। तो 2,000 क्या हो जाएगा? कैपिटल कम कर देगा। नई इक्वेशन फिर से बना लेंगे हम।
40,000 कैश था, उसमें से 2,000 कैश जो है वो प्रोप्राइटर ने फिर से निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए। तो कितना कैश बचा? 38,000। 10,000 अभी भी बैंक में है, लाइबिलिटी पे भी कोई असर नहीं होगा, ठीक है। और कैपिटल कितना बचा? 48,000। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, अदत्त वेतन 3,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी या अदत्त वेतन मतलब क्या? जो सैलरी देना बाकी है वो, मतलब इतने 3,000 रुपीज़ की सैलरी है जो बिजनेस ने अभी तक नहीं दी है उसके एम्प्लॉयज़ को, और उसको क्या करना है? उस चीज़ को देना है। तो हम फिर से क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अब क्योंकि देना बाकी है तो कैश में तो कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। देना बाकी आपने दी तो नहीं है, इसलिए कैश में कोई कमी नहीं आएगी, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 10,000 अभी भी आपके बैंक में, सॉरी 10,000 में मतलब बैंक में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए ज़ीरो आएगा। बैंक में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि देना बाकी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई चीज़ देना बाकी होती है तो वो हमारी क्या होती है? बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? बिजनेस की लायबिलिटी है। कितने रुपीज़ देना बाकी है? 3,000 रुपीज़ देना बाकी है। तो यहाँ 3,000 लायबिलिटीज़ में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। साथ में ये जो आपको देना बाकी है 3,000 रुपीज़, ये किस साल के हैं? इसी साल के हैं ऑब्वियसली। तो जब भी कोई भी खर्चा, भले वो दिया हो या ना दिया हो, वो क्या करता है? हम उसको क्या करते हैं? खर्चा मानते हैं। इसलिए वो कैश में से ज़रूर नहीं गया है, लेकिन वो फ्यूचर में कैश को कम करेगा। मतलब हमारा या फ्यूचर में वो क्या करने वाला है? हमारा कैपिटल कम करने वाला है। इसलिए हम यहाँ कैपिटल में से उसको क्या कर देंगे? 3,000 को माइनस कर देंगे और नई इक्वेशन बन जाएगी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले भी कि अगर इनकम मिलना बाकी होती है तो वो हमारी असेट्स होती है, तो हम उसको असेट्स के नीचे एक्रूड इनकम करके लिखते हैं। और क्योंकि वो मिली नहीं होती इसलिए हम उसको कैश में प्लस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको कैपिटल में प्लस कर देते हैं क्योंकि ये हमारा आगे जाके कैपिटल बढ़ाएगी। सिमिलरली ये सैलरी भले अभी दी ना हो, लेकिन वो आगे जाके आपको है इस साल की, तो इस साल की कैपिटल को वो क्या कर रही है? घटा रही है। आगे जाके आपको उसको देना पड़ेगी। और हमको जो है एकदम राइट और करेक्ट कैपिटल दिखाना है, शुद्ध जो है पूंजी हमको यहाँ शो करनी है। इसलिए इस साल के खर्चे को हम क्या करेंगे? हमेशा माइनस करेंगे। इसलिए 3,000 यहाँ पे जो सैलरी देना बाकी है वो माइनस हो जाएंगे और कैपिटल को कम कर देंगे। और ये देना बाकी है इसलिए लायबिलिटी में भी शो होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। नई इक्वेशन बना देंगे। तो 38,000 आपका कैश अभी बचा हुआ है, 10,000 आपका जो है कैश बैंक में है, 3,000 आपको देना बाकी है बिजनेस, मतलब बिजनेस को देना बाकी है। और कैपिटल आपका कितना बचा है? अब ये 3,000 को आपको हटाना होगा, तो हमारा टोटल शुद्ध कैपिटल या हम बोल सकते हैं नेट कैपिटल, शुद्ध पूंजी नेट कैपिटल कितना है? 45,000। अब आप चेक कर लीजिएगा दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये 48,000 हो रहा है, ये भी 48,000 हो रहा है। मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? आंसर जो हमने सॉल्व करा है वो करेक्ट है।